हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? ऑल गुड। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बोला था कि हम जो अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है इसमें क्या होने वाला है। ठीक है, तो जैसा हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, सॉरी पिछले क्लास में, कि जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है वो फूड का होगा ब्रेकडाउन, है ना। तो फूड सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अब वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म सेल के अंदर यूटिलाइज होगी। तो बेसिकली हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे, दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे सेल के अंदर फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी का रिलीज होना, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे ब्रीदिंग की प्रोसेस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन के यहाँ पे दो मतलब हैं। एक होता है ब्रीदिंग, फिजिकल ब्रीदिंग। इसका मतलब है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, तो इस ब्रीदिंग की प्रोसेस को भी हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। और दूसरी प्रोसेस को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसकी बात मैं यहाँ पे आपसे कर रहा हूँ कि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये जो भी आपने फूड कंज्यूम किया है, ठीक है, वो फूड ऑक्सीडाइज होता है और वो एटीपी रिलीज करता है। और इस एटीपी से हम अपनी डेली एक्टिविटीज करते हैं, है ना। जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनमें ये एटीपी हेल्प करती है। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करती है ना, रिपेयर में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं आपकी रेस्पिरेशन को लेकर। ठीक है, इसके बाद अब हम अगला पार्ट देखते हैं। तो ये तो हो गया आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, और अब हम बात करते हैं ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता है कि हमारी सराउंडिंग में जो एयर है इसके अंदर ऑक्सीजन है, बहुत थोड़े अमाउंट में CO2 है, बहुत ज्यादा अमाउंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड है, NO2 है, सॉरी नॉट NO2, N2, नाइट्रोजन है। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, अब हमारे लिए जो इनमें से यूजफुल गैस है सबसे ज्यादा, वो है ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है? क्योंकि फूड का ऑक्सीडेशन होना है, फूड से एनर्जी रिलीज होनी है, तो इसके लिए हमें रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो ये जो सराउंडिंग में एयर है, अब यहाँ पे एयर में कोई फिल्टर तो है नहीं कि वो ऑक्सीजन निकल के अपने आपके अंदर जाए। तो क्या होता है कि सारी की सारी एयर अंदर जाती है, उसमें से ऑक्सीजन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो CO2 हमारी बॉडी में बनता है वो उस एयर के साथ बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जनरल सी प्रोसेस हम यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक, तो जैसा मैंने आपको शुरू में बोला था कि ये जो प्रोसेस है ये कहाँ से शुरू हो जाएगी, आपके नोज से शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, एयर कंडीशनिंग होगी, और एयर कंडीशनिंग के अलावा टेम्परेचर जो एयर का है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाएगा, और इसके बाद एयर आपके ट्रैकिया के थ्रू लंग्स के अंदर इंटर करेगी। ठीक है, अब ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया एक ट्यूब है, और ये फिर यहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रैक्यूल में डिवाइड होगा, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस इसको हम बोलेंगे। ठीक है, लेफ्ट और राइट ब्रोंकस। फिर इसके बाद ये फर्दर डिवाइड होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ब्रोंक्यूल बनेंगे। और इसके जो टर्मिनल एंड होते हैं, टर्मिनल एंड पे ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं, और इनको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं हम? एल्वियोलाई बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एल्वियोलाई हैं, एल्वियोलाई के अंदर एल्वियोलाई इज द एक्चुअल साइट जहां पे ये गैसियस एक्सचेंज होना है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखो कि ये जो आपके लंग्स है, लंग्स के ऊपर ये डबल लेयर वॉल है, और जिसको हम बोलते हैं ल्यूरा। क्या बोलते हैं? ल्यूरा। ठीक है, यहाँ पी साइलेंट है, याद रखना है। तो इनको हम बोलते हैं ल्यूरा। और आउटर
एक आउटर ल्यूरा है और एक इनर ल्यूरा है, और इनके बीच में भरा हुआ है ये ल्यूरल फ्लूइड। तो ये जो ल्यूरल फ्लूइड होता है ये हमारे लंग्स को शॉक से बचाता है, क्योंकि हमारे जो लंग्स हैं वो बहुत ही सॉफ्ट हैं, और हम भाग दौड़ करते रहते हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, है ना, और चोट भी लगती रहती है, गिरते रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो लंग्स हैं वो वेल प्रोटेक्टेड है। सबसे इधर तो आपके रिब्स हैं, तो ये रिब केज इसको प्रोटेक्ट करता है। ऊपर से यहाँ पे आपके कॉलर बोन है, तो यहाँ से भी कवर्ड है, बैक से भी, उधर पे बैक बोन है, और वहाँ पे भी रिब्स है, ठीक है। तो आपका ये थोरेसिक चैम्बर बोलते हैं हम इतने पार्ट को। तो ये थोरेसिक चैम्बर आप देख रहे हो, ये पूरी तरह से सेफ है, प्रोटेक्टेड है। इससे हमारे जो लंग्स हैं वो सेफ रहते हैं, ठीक है, क्योंकि लंग्स हमारे बहुत ही सॉफ्ट हैं और वो डैमेज हो सकते हैं इजीली, इसलिए उसके अराउंड इतना सारा प्रोटेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये जो लेफ्ट लंग है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि छोटा सा ये स्पेस है यहाँ पे। इस एरिया को हम कार्डियक नॉच बोलते हैं, और इस कार्डियक नॉच के अंदर आपका हार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हार्ट रहता है कार्डियक नॉच के अंदर, ठीक है। ये नीचे आपका डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम में एक मसल होती है जिसको हम फ्रेनिक मसल बोलते हैं। तो डायाफ्राम का मूवमेंट ऐसे अप या डाउन होगा, तो डायाफ्राम का जो मूवमेंट है ये भी आपको क्या करेगा कि वो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेनिक मसल है। अब हमारे थोरेसिक कैविटी का एनाटॉमिकल सेटअप इस तरह से होता है कि अगर ये ऐसा रेज हो गया, जैसे मैं ऐसे करूं, मैंने ऐसे सांस ले ली, है ना, तेज सांस ली, तो क्या हुआ कि एयर मेरे अंदर चली गई है। तो आप देख रहे हो मेरा चेस्ट कैविटी ऐसे रेज हो गई है। तो जैसे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम चेंज हुआ तो लंग्स भी क्या हो जाएंगे, ऐसे इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, फूल जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब हम इनहेल करते हैं, तो इनहेल करने पे क्या होता है, डायफ्राम नीचे जाता है, चेस्ट कैविटी ऐसे आगे आती है, तो अंदर का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो अंदर प्रेशर कम हो जाता है। तो इस प्रेशर कम होने से बाहर से एयर अंदर की तरफ जाती है, ठीक है। जब इसकी ऑपोजिट प्रोसेस होती है, जैसे हम एक्सहेल करें, देखो बाहर की तरफ ऐसे हवा निकालने की कोशिश करें, तो इसमें क्या हो रहा है, एक्सहेल करने की प्रोसेस में जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम ऐसे अप जा रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये जो आपकी थोरेसिक कैविटी उसका वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। और आपकी जो चेस्ट है, तो ये देखो पीछे की तरफ जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है, मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाएगा, लंग्स का भी वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब वॉल्यूम कम तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हमारा जो प्रेशर है बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक्सहेल करेंगे, है ना, जो हवा है वो हमारी बॉडी से बाहर आएगी। समझ आया, मतलब नोज के थ्रू एयर बाहर आएगी, ठीक है। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस है। इतनी बातें क्लियर हैं, ठीक है। और ये लंग्स आपको देख रहे हो, एक हेल्दी ह्यूमन के लंग्स हैं, तो इनको इन्होंने ऐसे पिंकिश बनाया है, ठीक है। अगर ये कोई स्मोकर होता है ना, तो ये एकदम काले काले होते। फिर आपने वो देखा ही होगा मूवी देखने से पहले, ये देखिए मुकेश, है ना, इसके लंग्स को निचोड़ने पे इतना टार निकलेगा जो इसको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए काफी है। देखा होगा ना ये वाला एड, हाँ, ठीक है। तो ये एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग के लंग्स हैं जो आपको ऐसे पिंकिश दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो इसमें और ये गंदगी इकट्ठी होती जाती है, हमारे लंग्स थोड़े से डर्टी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैंने आपको समझा दिया है, अभी आपके स्क्रीन पे नहीं आया, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने आपको ब्रीदिंग का पहले ही समझा दिया है। देखो डायफ्राम कैसे जा रहा है, डायफ्राम डायफ्राम इस केस में देखो डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। ये लंग्स है, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, एयर अंदर आ रही है। डायफ्राम अपवर्ड जा रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, एयर बाहर जा रही है, ठीक है। तो ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रोसेस है। क्लियर हो गया, क्लियर है ये वाला पार्ट, है ना, ठीक है। अब हम एल्वेलाई की बात करते हैं। तो ये एल्वेलाई का थोड़ा सा डिटेल डायग्राम आप देख पा रहे होगे, है ना। तो ये एल्वेलाई का मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ ताकि आपको बहुत आसान हो इसको समझना। तो इसमें होता क्या क्या है, तो एक सबसे पहले तो ये आपकी जो एल्वेलाई है उसकी ये एंडोथीलियम लेयर है, ठीक है। तो ये आपकी
एंडोथेलियम की लेयर है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। ठीक है, अब एक लेयर यहाँ पे होगी आपकी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ये एक सेल लेयर यहाँ पे है। अब इन दोनों लेयर के बीच में एक होती है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो मैं इनके नाम लिख देता हूँ। ये है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये है आपकी एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स, और ये है आपकी एंडोथेलियम ऑफ, अरे मुझे ये फिर से बताना पड़ेगा, नहीं नहीं बच गया, एंडोथेलियम ऑफ, ये आपकी एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। ठीक है, एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। तो इन तीन के थ्रू एक्सचेंज होता है। ये कैसे होता है? ठीक है, यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी CO2 है। अब इसके इधर देखो आप, इसके इधर कैसे देखोगे, है ना? तो आप ये समझ लो कि इस साइड आपकी ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड वेसल के अंदर लोड होगी, और यहाँ से CO2 अनलोड होके एल्वेओलाई के अंदर आएगी। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैं लाइन की फॉर्म में थोड़ा सा यहाँ बना लेता हूँ ताकि आपको एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये आपकी ब्लड वेसल्स है, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, ये आपकी एल्वेओलाई है। तो ऑक्सीजन यहाँ से आके इधर जाएगी, ठीक है, और CO2 इधर से निकल के इधर जाएगी। तो इस तरह से एल्वेओलाई के अंदर इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो अब ये यहाँ से जो ब्लड आ रहा था तो इसको हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे थे। ठीक है, और जब ये इधर जा रहा है तो हम इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं। तो इन दोनों में केवल ऑक्सीजन और CO2 के पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होता है। तो जो ब्लड आया था उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम था, लेकिन अब ऑक्सीजन इसमें और डिफ्यूज हो गई है और इसमें ऐड हो गई है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाएगा। और CO2 इससे हट गई है, तो इसमें CO2 का जो पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। अब ये जो ब्लड है ये जाएगा कहाँ पे? टिश्यू साइड पे। तो सपोज यहाँ पे एक सेल है और ये ब्लड वेसल है, तो जब यहाँ से ब्लड पास होगा तो जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी सेल में, और CO2 यहाँ से सेल अनलोड कर देगा, और फिर ये वापस से आपका कहाँ पे आएगा? लंग्स में। तो ये डीऑक्सीजनेटेड वापस आएगा, फिर ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वही सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया। देखो, O2 in, CO2 आउट, ये ब्लड कैपिलरीज है और ये आपकी एल्वेओलाई है। ठीक है, तो यहाँ से जो ब्लड आया था वो अभी जो मैंने बताया कि ये डीऑक्सीजनेटेड था, और यहाँ से जब जो वापस जा रहा है वो कैसा हो गया है? ऑक्सीजनेटेड हो गया है। ठीक है, तो ये सेम डायग्राम है जो मैंने पीछे ड्रॉ किया है। सेलुलर रेस्पिरेशन, जैसा कि मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो आपने फूड खाया, फूड सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में ब्रेक हो गया, ये ऑक्सीजन आपकी रेस्पिरेशन से आ गई। अब फूड के जो कंपोनेंट हैं, जैसे मैंने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे मोस्टली ग्लूकोज रेस्पायर होता है, तो मैंने इसको ग्लूकोज ले लिया। ठीक है, तो अब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है वो सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से बनेगा यहाँ पे पायरुविक एसिड, और बहुत थोड़ी सी एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे नेट गेन 2 ATP का होता है, जबकि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से करीब 36 से 38 ATP बनते हैं, लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में केवल 2 ATP का नेट गेन होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो पायरुवेट जो बना ग्लाइकोलाइसिस में, अब ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये देखो यहाँ पे लिखा है ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, तो ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है। तो ये जो ग्लाइकोलाइसिस वाली प्रोसेस है ये सभी ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, चाहे वो ऑक्सीजन की हेल्प से जिंदा रहते हो, मतलब एरोबिक हो, या फिर एन एरोबिक हो, या किसी और तरह का होता है, चाहे उसमें फर्मेंटेशन भी होता हो, ये इनमें कॉमन होता है। तो इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा कि जो पायरुविक एसिड है ये सेल के अंदर इंटर करता है, सेल के अंदर इंटर करने के बाद सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है,
एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे जो भी NADH2 बनेंगे और यहाँ पे जो आपके ग्लाइकोलाइसिस में जो भी NADH2 बनेंगे, तो ये सारे के सारे NADH2 आपके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाएंगे और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू ATP रिलीज होगी। और क्रेब्स साइकिल में भी बहुत थोड़ी सी अमाउंट ऑफ ATP रिलीज होती है। तो इस तरह से जितनी भी एनर्जी ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर कंटेन्ड है, वो सारी की सारी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट करना है कि जो एनर्जी है ये एक साथ रिलीज नहीं होती है, स्लोली होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम यूटिलाइज करते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी आती रहती है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, चलती रहती है। ठीक है, तो ये पूरा पैटर्न क्लियर हो गया। अगर नहीं हुआ तो इसको एक बार इसको आप 2 बार देख लेना, ठीक है। इसको बैक करके एक बार फिर से देख लेना, तो ये समझ में आ जाएगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है और फिर भी मैं आसानी के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भी आप फूड खाओगे वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा और यहाँ पे एक प्रोसेस होगी जिसको हम बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ये जो ग्लूकोज है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये पायरुविक एसिड आपका कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। ये जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाला है एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन से फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये बेसिक स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, जहां भी आपको ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज कर लेना है और वापस से देख लेना है, ठीक है। और फिर भी ना आए तो मुझे कॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये समरी जो मैंने आपको पीछे बताई वो एक बार यहाँ पे फिर से लिखी हुई है, तो एक बार देख लेते हैं। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म, फिर इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा, ग्लाइकोलाइसिस में केवल 2 ATP बनते हैं। फिर ये पायरुवेट क्रैब साइकिल में जाएगा, क्रैब साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन यूज करके 34 से 36 ATP, और जनरली बुक्स में लिखा होता है 36 से 38 ATP, तो जो भी केस हो। तो ये सेल टाइप पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कौन से सेल में हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस कब होगी, जब ऑक्सीजन की कमी होगी। जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस में क्या होगा कि जो आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है एक, और एक आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपका क्या हो जाएगा, दोनों ही केसेस में यहाँ पे बहुत कम अमाउंट ऑफ ATP रिलीज होते हैं, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जैसे हमारे मसल्स के अंदर होता है, कहाँ पे होता है, मसल्स के अंदर। और ये कब होता है, जब यहाँ पे लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन हो। जैसे हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन बिगरस एक्सरसाइज तो हम कर रहे हैं और एक ही दिन में हमने बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, तो क्या होगा कि हमारे मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन कम हो जाएगी। ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और ऑक्सीजन कम हो जाने से क्या होगा, ऑक्सीजन कम हो जाने से क्या होगा कि फर्मेंटेशन होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा, फिर हमारे मसल पेन हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं क्रैम्प्स, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्रैम्प्स की कंडीशन बनेगी। जो इथेनॉल जो बनता है जैसे ईस्ट के केस में बनता है, तो इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो इसमें अल्कोहल बनता है, ठीक है, और इस केस में भी बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हैं आपको, ये चीजें क्लियर हैं, ओके। इसके बाद हमें अगला टॉपिक पढ़ना है ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है। देन थैंक यू, सी यू सून।